वेलकम फ्रेंड्स, 50% फाइनेंस में आपका स्वागत है। तो ये है मेरे स्टॉक्स बेसिक का सेकंड वीडियो। तो हम बात करेंगे इक्विटी इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न किस तरीके से जनरेट होता है। तो हम बात करते हैं कि इसको रिस्क और रिटर्न को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक से एग्जांपल से। मान लीजिए हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, ट्रैफिक के बारे में हमें कुछ पता नहीं है और मौसम के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं कि हमारा काम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो इफ़ेक्ट होगा अगर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ या फिर मौसम अगर ख़राब हुआ। तो इन दोनों के बारे में हमें पता कैसे लग पाएगा। इसका बेसिक नीड यही है कि हमें पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वेदर के बारे में, मतलब मौसम कैसा रहेगा, और दूसरा ट्रैफिक के बारे में कि ट्रैफिक कितना है जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। दूसरा, हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि इस रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, कहीं हमें जाम मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। वेदर का टेम्परेचर और जो ट्रैफिक है ये किस किस चीज़ों से गवर्न करता है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रैफिक और वेदर को चेंज करने के लिए। वो फैक्टर्स पे हमें पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, तब जाके हम कहीं बता पाएंगे कि हमें कल अगर हम निकलेंगे तो हमें ट्रैफिक इतना मिलने वाला है या फिर हमारा वेदर इस तरीके से रहेगा। तो उस प्रेडिक्शन के बाद ही हम अपना काम ढंग से कर पाएंगे। तो ऐसे ही इक्विटी केसेस में भी है। तो जिस तरीके से ट्रैफिक और वेदर के बारे में हम एक संभावित जवाब दे सकते हैं अगर हम प्रॉपर रिसर्च कर लें, प्रॉपर एनालिसिस कर लें उस सिचुएशंस की, प्रॉपर फैक्टर्स को देख लें, उसी हिसाब से हम इक्विटी के रिटर्न के बारे में भी पता कर सकते हैं। अगर हम उस प्रॉपर इक्विटी या उस प्रॉपर बिजनेस के बारे में अच्छी खासी रिसर्च और एनालिसिस कर लें तो हम ये बता पाएंगे कि वो बिज़नेस भविष्य में कैसा ग्रो करेगा या कैसा हमें रिटर्न देगा। प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करने के बाद भी जो फैक्टर्स हैं जो कि रिटर्न को अफेक्ट करते हैं वो है महंगाई, इंटरेस्ट रेट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, ग्लोबल पॉलिटिकल फैक्टर्स, स्टेट ऑफ इकॉनमी और गवर्नमेंट की फ़िस्कल पॉलिसी। फ़िस्कल पॉलिसी का मतलब ये है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चे कर रहा है और कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर रहा है, जिसमें टैक्स वगैरह भी इंक्लूड होता है। तो किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने के बाद हमें कितना रिटर्न मिलेगा उसके बारे में हम कैसे पता लगा पाएंगे। तो उसको पता लगाने के लिए हमें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी। उस कंपनी की शेयर की राइट वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी राइट वैल्यू ये है। उसके फंडामेंटल्स के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी हमें। उसकी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस यानी उसके पिछले परफॉर्मेंस क्या रही है पिछले सालों में, वो पता होना चाहिए। और उसके बाद उन सब चीज़ों की ढंग से एनालिसिस करने के बाद ही हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। साथ ही हमें ये भी देखना होगा कि वो कंपनी अपनी साथी कंपनियों के संग कैसे लड़ रही है, कैसे कम्पीट कर रही है और उसके पास ऐसी क्या एडवांटेज है जो उसकी साथी कंपनी के पास नहीं है। मतलब उसके पास एक्स्ट्रा ऐसी क्या चीज़ है जो उसको अपनी साथी कंपनियों से अलग करती है। और हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आगे के फ्यूचर में कैसे हैं और उसका जो मैनेजमेंट टीम है, जो एग्जीक्यूटिव टीम है, वो अपनी कंपनी को जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से काम कर रहा है और वो उस कंपनी को कहाँ तक ले जाने का, ऊंचाई पर ले जाने का मादा रखता है। इन सब चीज़ों को जान के हमें कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के बारे में पता लग जाएगा और फिर हम सही ढंग से वहाँ पे उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। यही कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ और कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप ठीक कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएँ। एक मोटे तौर पे समझा जाए तो अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमें सालाना लगभग 12% का रिटर्न मिल ही जाता है। अब हम रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट में किस तरीके की रिस्क इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या रिस्क। जिस तरीके से इक्विटी में पैसा लगा के हमें फ़ायदा होता है, अच्छा रिटर्न मिलता है, उसी तरीके से रिस्क भी इन्वॉल्व होता है इसमें। जैसे कि मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क कैसा है कि मार्केट बहुत फैक्टर से गवर्न करता है। तो मार्केट के ऊपर नीचे होने की वजह से शेयर के प्राइस भी ऊपर नीचे होता है, जिसकी वजह से हमने जो पैसा लगाया है वो भी डूब सकता है और हमें हो सकता है रिटर्न जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम रिटर्न मिले। लेकिन इक्विटी में पैसा लगाने का फ़ायदा ये है कि जितनी हमें रिस्क, उतने हमारे रिटर्न के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें रिटर्न भी मिलता है। तो इक्विटी एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमें हाइयर रिटर्न के चांसेस रहते हैं और एक लॉन्ग टर्म में हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो सकता है। पीटर लिंच, जो कि एक सक्सेसफुल अमेरिकन इन्वेस्टर थे, उन्होंने यही कहा था, द रियल की टू मेकिंग मनी इन स्टॉक्स इज़ नॉट टू गेट स्केयर्ड आउट ऑफ देम। यानी कि शेयरों में पैसा बनाने की असली कुंजी डरना नहीं है। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको दो तरीके की रिस्कों का सामना करना पड़ता है। एक तो होती है सिस्टमेटिक रिस्क और एक होती है अनसिस्टमेटिक रिस्क। वो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है? सिस्टमेटिक रिस्क को मार्केट रिस्क भी कहा जाता है
उसको कंपनी से कोई लेना देना नहीं होता, या वो हर किसी स्टॉक को अफेक्ट करती है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, कोई भी इंडस्ट्री हो। सिस्टमैटिक रिस्क ओवरऑल मार्केट को इफ़ेक्ट करती है। ये अनप्रिडिक्टेबल है और इसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क को अवॉइड करना भी मुश्किल है। सिस्टमैटिक रिस्क के एग्जांपल में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आ गया, महंगाई आ गई, या फिर इंटरेस्ट रेट आ गया। बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की। अनसिस्टमैटिक रिस्क एक पर्टिकुलर कंपनी या एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की ही होती है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्रीज़ में कुछ रिस्क पैदा हो गई है तो अनसिस्टमैटिक रिस्क उसी का एक एग्जांपल है। अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल है जैसे कि जो उसको मैनेजमेंट है वहाँ का कंपनी का, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसका मैनेजमेंट टूट गया, उसमें आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगा, या फिर जो प्रोडक्ट बनाता है वो ख़राब निकला तो कंपनी को प्रोडक्ट वापस बुलाना पड़ा। कोई नया कंपटीटर आ गया, उसी प्रोडक्ट को बनाने वाला दूसरी कंपनी आ गई और उस कंपनी का वो एक्वायर करने लगी मार्केट को, मतलब वो मार्केट पे छाने लगी, तो इस कंपनी का ये कंपटीटर पैदा हो गया और उसकी कंपनी की जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है वो ख़राब होने लगी, या कंपनी में स्ट्राइक्स होने लगी। तो ये जो है अनसिस्टमैटिक रिस्क में आता है। इन रिस्क को ओवरकम कैसे करेंगे, यानी कि इससे बचने के लिए आपको इक्विटी में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क अनप्रेडिक्टेबल है, अनअवॉइडेबल है, अवॉइड भी नहीं की जा सकती। तो आपको किस तरीके से इससे बचना पड़ेगा, तो उसके कुछ तरीके उसको जानते हैं। तो सिस्टमैटिक रिस्क को कम करने के तरीके क्या हैं? तो सबसे पहले उसके बारे में हमें क्या जानना पड़ेगा कि हम कितनी रिस्क ले सकते हैं, दूसरा हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, तीसरा हमारे इन्वेस्टमेंट गोल्स क्या हैं, चौथा जहाँ हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेक्टर्स अलग अलग हों। मान लीजिए कभी मार्केट डाउन होता है तो कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं या एवरेज परफॉर्म करते रहते हैं। मान लीजिए खाने पीने की चीज़ें हुई, मान लीजिए कभी ऐसा हो गया इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन खाने पीने की चीज़ें कभी बंद नहीं होती, वो चलती रहती हैं, प्रॉफिट में रहने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। कभी मान लीजिए गोल्ड में गिरावट आ गई, गोल्ड का आपने कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा था, तो उस टाइम कुछ ऐसे एसेट्स होंगे या ऐसी कंपनी होंगी जो गोल्ड में अच्छा ना करके कहीं और अच्छा कर रही हूँ, जैसे पावर जनरेशन की कंपनी है, या इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है, या रियल एस्टेट है, प्रॉपर्टी में अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा। उस टाइम गोल्ड नीचे आ गया तो प्रॉपर्टी में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, मान लीजिए प्रॉपर्टी नीचे आ गई तो गोल्ड में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो अपने आपको इन्वेस्टमेंट वाइड वैरायटी में करने हैं, वाइड अलग अलग जगह करने हैं, ताकि अगर मार्केट नीचे भी जाए तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो के गिरने के चांसेस कम हो जाएं। सिस्टमैटिक रिस्क जो कि किसी इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ी हुई होती है, उसको बचाने के लिए हमको अपने उसी कंपनी के जैसी कंपनियों में अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो डाइवर्सिफाई हो जाए हमारा पोर्टफोलियो और हमें नुकसान के चांसेस कम से कम हो जाएं। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो हमें ब्रेक करके फटाफट से समझ लेते हैं क्या क्या इसमें पॉइंट्स हैं जो कि हमें इन्वेस्टमेंट करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट है इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि जितना आप लंबा इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट की रिस्क उसमें उतनी कम हो जाएगी, कैपिटल एप्रिसिएशन यानी कि उसका अमाउंट बढ़ने का चांस उतना ही ज़्यादा मिलेगा, और जो होता है उसकी वजह से जो लॉस होंगे वो नलीफाई हो जाएंगे। तो इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक गोल्डन रूल है। दूसरा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, यानी कि आपको अलग अलग एसेट्स क्लास में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि आपको गोल्ड की कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज़ में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऑयल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पेट्रोकेमिकल्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पावर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको डाइवर्सिफाई करने से मान लीजिए एक सेक्टर नीचे भी जा रहा है तो दूसरा सेक्टर अगर ऊपर रहेगा या उस लेवल पर रहेगा तो आपको नुकसान होने के चांसेस उतना ही कम हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। ये पॉइंट कब आपके यूज़ में आता है? मान लीजिए आप पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रूटीन में, मान लीजिए वो समय 2000 रुपये का, और हर महीने आप 2000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान लीजिए पर्टिकुलर शेयर का भाव उस टाइम बढ़ा हुआ है तो उन 2000 में आपके जो शेयर्स आएंगे वो कम आएंगे। फिर मान लीजिए कुछ महीने बाद शेयर का दाम कम हो गया तो उसी 2000 रुपये में वो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये कॉस्ट एवरेजिंग आपको में नुकसान होने के चांसेस कम कर देती है। और अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे बोलते हैं सिस्टमैटिक इक्विटी प्लान्स, बोलते हैं SEP,
अगर आप इक्विटी में करते हैं, और अगर आप म्यूचुअल फंड में बोलते हैं तो उसे बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। अब आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दें उस कंपनी के स्टॉक्स में या शेयर्स में। दूसरा, इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो हम इसमें डिफरेंस जान लेते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा, तो इसको हम एक डिफरेंस से जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉलेज की बात आती है। आपको नॉलेज होनी चाहिए इन डेप्थ में, उस स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए, उसके एनालिटिकल पता होना चाहिए आपको चाहिए, ताकि आप राइट टाइप का स्टॉक पिक कर पाएँ। जबकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें फ़ंड मैनेजर होते हैं, आपको इन्वेस्ट करना है, वो फ़ंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे। आपको उसमें कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही देख के, क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से फ़ंड किसी इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपको रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। खरीदेंगे तो आपके पास फुल पावर होगी उसे खरीदने और बेचने की। जबकि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर जो होते हैं उन्हीं के पास वो अपने एक्सपर्टाइज़ को यूज़ करके हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और वो उनसे अच्छा रिटर्न गेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको स्टॉक पिक करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, ये काम फंड मैनेजर करते हैं। वॉलेटाइल होते हैं, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपका जो रिटर्न है वो ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें क्योंकि आप अपना फंड जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अलग अलग कंपनीज में जा रहा है वो, तो मार्केट की वॉलेटिलिटी का उस पर इफ़ेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि अलग अलग फंड में जा रहा है, अलग अलग कंपनीज कैसे परफॉर्म करेंगी, कोई अच्छा परफॉर्म कर रही है, कुछ बुरा कर रही है, कुछ एवरेज लेवल कर रही है, तो उसमें रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें जो हैं जो कि ज़रूरी होनी चाहिए, एक तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, तीसरा ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, ताकि आप स्टॉक ब्रोकर से शेयर खरीद और बेच पाएँ। जबकि म्यूचुअल फंड के केस में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। KYC मतलब नो योर कस्टमर मैनेजमेंट कंपनी के साथ हो, या KYC रजिस्ट्रेशन कंपनी के साथ हो, या फिर किसी ब्रोकर के संग जिसके संग आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपके पास एक फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होते हैं वो काफ़ी मदद कर सकता है, वो आपको ऐसे स्टॉक चूज़ करने में हेल्प कर सकता है जो अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट है उस फील्ड का। तो उसकी जो चांस उसके हाई रिटर्न होने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करवाने के जो चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। फर्म है जो कि रिकमेंडेशन देती है कि इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर लें, या ऐसा इसमें कंपनीज़ में आपको बिज़नेस में फ़ायदा हो सकता है, तो आप उनकी रिकमेंडेशन पे जाके भी काम कर सकते हैं अगर वो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड हैं। तो कि बोला ये जाता था कि शेयर मार्केट में के लिए आपको अमीर होना ज़रूरी है, नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं है। आप मिनिमम 100 रुपये से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। हर महीने 100 रुपये से स्टार्टिंग करके आप SEP या SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। करने के बाद हमें दो तरीके से प्रॉफिट होता है। पहला, डिविडेंड। जब कंपनी अपने हर कुछ एक महीने में डिविडेंड बांटती है तो वो हमारे प्रॉफिट में इंक्लूड होता है और डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाता है। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन वो पार्ट होता है जब कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही होती है तो उसकी ग्रोथ के हिसाब से उसके शेयर के स्टॉक के प्राइस भी बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे वो प्राइस बढ़ेंगे तो आपने जो इन्वेस्टमेंट करा हुआ है उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा और वो कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाएगा और वो प्राइस वो अकाउंट में शो करेगा। आने वाले थे उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास कौन से 3 टाइप के अकाउंट होने चाहिए। पी की फुल फॉर्म क्या होती है, पी की फुल फॉर्म क्या होती है, इन दोनों को कमेंट बॉक्स में दीजिए और किस ट्यूशन गिफ्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। तो सीखा है उसके समरी जान लेते हैं। स्टॉक में इन्वेस्ट करने किसी भी शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी कंपनी के बारे में और मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा डायरेक्टली थ्रू स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट या इनडायरेक्टली थ्रू म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न मिलता है वो 2 तरीके से मिलता है, एक डिविडेंड के थ्रू और एक कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू। थैंक यू, बाय बाय। एंड मार्केट के बारे में ये सब चीज़ें जान के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट बनता कैसे इस बारे में जानना भी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे। थैंक यू, गुड बाय।